आप सभी का केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जेट ICAR BHU की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर पेश हुए हैं। ये सभी प्रश्न वन लाइनर है जो कि पिछले एग्जाम प्रवेश ईयर पेपरों में से लिए गए हैं और इनमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम बात करते हैं इन प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा का है? तो हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा का है? तो हॉर्टिकल्चर शब्द है हमारा लैटिन भाषा का। हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों हॉर्टस प्लस कल्चरा से मिलकर बना हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फलों का अध्ययन किया जाता है, किस ब्रांच के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। और यदि हम बात करते हैं फूलों की, तो फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव को प्रतिदिन भोजन में कितने फलों का सेवन करना चाहिए? तो मानव को यदि एग्जैक्ट डाटा अपन को देना हो तो 85 यानी कि 85 ग्राम, और यदि एवरेज में हो तो 85 से 110 ग्राम के बीच में अपन लिख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्क्रवी। बात आती है सबसे ज़्यादा विटामिन सी कौन से फलों में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है बारबाडोस चेरी में। उससे कम विटामिन सी होती है आंवला में। हमेशा ध्यान रखना, आंवला दूसरे नंबर पर आता है और बारबाडोस चेरी फर्स्ट नंबर पर आता है। हम आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं और आंवले को फर्स्ट नंबर पे लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है हमेशा जो गलत आंसर होता है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो पहला ऑप्शन ज़्यादातर आंवला ही देते हैं, तो हमको आंवला नहीं करना, हमको आंसर करना है क्या? बारबाडोस चेरी। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल व सब्जी उत्पादन की यदि बात आती है तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। विटामिन बी को क्या कहते हैं? यानी इसमें पूछना चाह रहा है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए व विटामिन बी का मुख्य स्रोत क्या है? ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें विटामिन ए व विटामिन बी दोनों प्रेजेंट हो? तो ऐसे फ्रूट की बात करते हैं तो उसमें अपना आता है आम। आम की बात करें तो आम का बॉटनिकल नेम आता है, तो बॉटनिकल नेम क्या है? मैंजिफेरा इंडिका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, विटामिन ए व विटामिन बी का मुख्य स्रोत कौन है? आम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एनीमिया या खून की कमी से कौन से विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया या खून की कमी कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B6, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? एनीमिया डिजीज होता है या फिर खून की कमी हो जाती है। तो अपन कभी भी डॉक्टर खून की कमी की पूर्ति के लिए या फिर एनीमिया में किसका सजेशन देगा? विटामिन B6 का। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन यदि, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IHR ये कहाँ स्थित है? तो यह है हमारा बेंगलुरु में। और यदि एरिड हॉर्टिकल्चर की बात करता है तो एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है हमारा? बीकानेर में। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान CISH कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है हमारा? यह है लखनऊ। अगले बात करें अपन अगले क्वेश्चन की, तो केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पहले तो नींबू वर्गीय फल होते हैं, सिट्रस जो फ्रूट्स होता है उनका अनुसंधान केंद्र फिक्स है कहाँ है हमारा? नागपुर में। कहीं भी सिट्रस की बात हो जाए
तो अपन को उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ लगाना है, अपन को नागपुर लगाना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो यह है हमारा कासरगोड केरल में। कहाँ स्थित है, कासरगोड केरल। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, इंडिया का राष्ट्रीय फल क्या है, नेशनल फ्रूट क्या है, नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो, आम। हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है, क्वेश्चन में आम भी दे सकता है और आम न देकर इसका बॉटनिकल नेम भी दे सकता है। तो बॉटनिकल नेम इसका आम का क्या है, मेजिफेरा इंडिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, भारतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 1968 में। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, जैसा कि हमने पहले बताया था, सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर की जब भी बात आए तो आपको क्या लगाना है, बीकानेर, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है, तो वो है हमारा बीकानेर में। फूल या अलंकृत पौधों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूल या अलंकृत पौधों की खेती को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। और यदि अपन फलों की बात करें तो फलों की बात आती है पोमोलॉजी। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन किसकी, नर्सरी से पौधे खरीदते समय फल वर्गीय पौधों की उपयुक्त आयु क्या होनी चाहिए। तो नर्सरी से जब अपन कोई भी पौधे खरीदेंगे तो उसके लिए उपयुक्त उसकी एज या उम्र क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए एज होनी चाहिए क्या, 1 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 1 वर्ष। बात आती है कि 1 वर्ष क्यों, इससे ज़्यादा क्यों नहीं और इससे कम क्यों नहीं। इससे कम में पौधे की जड़ें पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती और पौधे के सूखने की संभावना होती है। और ज़्यादा एज का यदि अपन प्लांट लेंगे तो उसकी जड़ें क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी और ज़्यादा फैल जाएगी, तो उसको उखाड़ने व लगाने के लिए या दूसरी जगह ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो 1 वर्ष के पौधे क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं, ना ही वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ना ही हार्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। फिर बात आती है कि ट्रांसप्लांटिंग क्या है, ट्रांसप्लांटिंग जैसे कि अपन को वर्ड से ही पता पड़ रहा है, ट्रांसफर प्लांट्स का ट्रांसफर क्या है, ट्रांसप्लांटिंग है, यानी पौधों को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर उगाना या ग्रो करना क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। अपन को पौधा लगाने के लिए कम से कम 1 महीने पहले उसका क्या गड्ढा तैयार किया जाता है और उस गड्ढे में कार्बनिक खाद को मिलाकर पहले उसे सुखाया जाता है, जिससे कि उसमें जो कीटाणु होते हैं या जो भी इंसेक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो फिर पौधे को वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, किसके द्वारा स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किया जाता है, किस स्ट्रॉबेरी में जो प्रवर्धन होता है, प्रोपिगेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है हमारा भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी। ऊपरी भूस्थारी का दूसरा नाम बात करें तो रनर्स, ऑप्शन में रनर्स भी आ सकता है या ऊपरी भूस्थारी भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसके द्वारा डहेलिया, जमीन कंद, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किया जाता है, प्रोपिगेशन होता है। डहेलिया है, जमीन कंद है, ग्लेडियोलस है, इनमें प्रोपिगेशन किसके द्वारा होता है, तो इनमें प्रोपिगेशन होता है प्रकंद, या इसका दूसरा नाम, प्रकंद का दूसरा नाम क्या है, कॉर्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके द्वारा
केला, हल्दी, अदरक का प्रवर्धन किया जाता है। तो इनमें होता है प्रकंद द्वारा। प्रकंद का दूसरा नाम होता है राइजोम। ध्यान रखने योग्य बात है, BHU का एग्जाम हो, चाहे जेट का एग्जाम हो या फिर ICR का एग्जाम हो, एग्जाम में प्रोपिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स होते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आने हैं 100%। प्रोपिगेशन को तैयार कर लेने में फायदा होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, और वो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, यदि वो गलत हो गया तो अपन नेगेटिव में चले जाएंगे। और ये प्रोपिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि कंफ्यूज कर देता है। पौधों में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है भाई इसमें किस मेथड द्वारा प्रोपिगेशन होता है। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आम में सामान्यतः किसके द्वारा प्रवर्धन होता है? बात आती है अब किसमें, आम में, मैंगो की। तो मैंगो में प्रोपिगेशन होता है इनआर्चिंग विधि, दूसरी है स्टोन ग्राफ्टिंग विधि, और तीसरा है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। तो आम में 3 विधियों द्वारा प्रोपिगेशन होता है। अगली बात करें, बेर में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है? बेर में प्रवर्धन, प्रोपिगेशन किसके द्वारा होता है बेर में? तो बेर में प्रोपिगेशन होता है बडिंग द्वारा। ठीक है, बेर में प्रोपिगेशन किसके द्वारा होगा? बडिंग द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंवला। आंवला में मुख्यतः किस विधि द्वारा प्रवर्धन होता है? आंवला में होता है पैच बेडिंग द्वारा। आंवले का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। आंवले का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसमें किसके द्वारा होता है? पैच बेडिंग द्वारा। नींबू में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा होता है, गुटीदार द्वारा होता है। नींबू का जो सीड होता है ना, वो क्या है? बहुभ्रूणीय। बहुभ्रूणीय का क्या मतलब होता है? सीड के अंदर 1 से ज़्यादा भ्रूण होते हैं, और वो सभी भ्रूण क्या एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम की अल्फांजो किस्म कहाँ उगाई जाती है? आम की अल्फांजो किस्म कहाँ उगाई जाती है? रत्नगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ना, उनमें मुख्य रूप से कौन सी किस्म उगाई जाती है? आम की अल्फांजो किस्म। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिससे सबसे अधिक पौध तैयार किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? कौन से मेथड द्वारा सबसे ज़्यादा अपन पौधे प्लांट तैयार कर सकते हैं? तो वो हमारा क्या, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन को अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब अपन करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेखांकन की उपयुक्त विधि। इस क्वेश्चन की अपन ने कल भी बात की थी। पहाड़ी क्षेत्रों में जो बगीचे लगाए जाते हैं या रेखांकन किया जाता है, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारा कंटूर मेथड। अगला क्वेश्चन हमारा, नींबू का वानस्पतिक नाम क्या है? बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन। नींबू को इंग्लिश में लेमन बोलते हैं, तो इसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया क्या है? नींबू का बॉटनिकल नेम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में किन्नौ उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला। राजस्थान की यदि अपन बात करते हैं तो किन्नौ उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़ सबसे अग्रणी जिला है किसमें? किन्नौ उत्पादन में। यदि बात आ जाए संतरा उत्पादन की, तो संतरा उत्पादन में कौन है सबसे आगे? झालावाड़। सिट्रस जो प्लांट्स होते हैं उनका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, तो वो है हमारा नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, षष्ठभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में कितने % पौधे ज़्यादा लगते हैं, अधिक लगते हैं? या तो षष्ठभुजाकार विधि में वर्गाकार की तुलना में कितने प्लांट अधिक लगते हैं? 15%। एग्जिट आंसर है, इसको याद कर लेना। ये 100% ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। कितना % पौधे अधिक लगेंगे? 15%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूरक विधि में
पूरक विधि में पूरक पौधे के रूप में सबसे ज़्यादा कौन सा पौधा उगाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला कौन सा प्लांट होता है? पपीता। पपीता में जो पपीता का लाल रंग होता है, पपीता का अंदर जो गूदे का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? कैरिका जैंथेथिन के कारण उसका लाल रंग होता है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे हुए हॉर्टिकल्चर के मोस्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं अब। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा है? वर्ल्ड में इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में कौन सी रैंक है? तो दुग्ध उत्पादन में इंडिया वर्ल्ड में क्या है? फर्स्ट नंबर पे है। अब मैं जैसे पहले बोल रहा था, ये क्वेश्चन क्या हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन जेट 2012 में आया हुआ है और अब भी आने की इसकी संभावना है। बात करते हैं दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? क्रांति की बात करते हैं तो क्रांति कौन सी आती है? व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वो है हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति चलाई, वो भी 4 चरणों में संपन्न हुई थी और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन गोवंश की द्विप्रयोजनीय नस्ल। आपको द्विप्रयोजनीय वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? द्विप्रयोजनीय यानी कि डबल पर्पज। डबल पर्पज यानी उससे क्या दूध भी, मिल्क प्रोडक्शन भी प्राप्त किया जाएगा और उसका खेतों में भी यूज होगा। डबल पर्पज यानी उससे 2 लाभ होने चाहिए। डबल पर्पज तो उसकी गाय की कौन सी नस्लें द्विपर्पज डबल पर्पज वाली है? तो वो ब्रीड्स है हमारी थार पारकर, हरियाणा, कांकरेज, राठी और मेवाती। ये क्या है? हमारे द्विप्रयोजन डबल पर्पज वाली वेराइटी नस्ल है। डबल पर्पज वाली नस्ल से दूध प्राप्त किया जाता है और इनका खेतों में भी यूज होता है। ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? जेट 2013 में। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, तो उसमें अलग अलग 3 अलग ब्रीड्स का नाम देगा और एक इनमें से चारों में से 4-5 में से एक नाम इनमें से होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से जो नाम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर कौन सी नहीं है? तो इसके लिए क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है थार पारकर, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है कांकरेज और चौथा ऑप्शन है हमारा ब्राउन स्विस। तो हमारा हरियाणा भी है, थार पारकर भी है और कांकरेज भी है। तो चौथा ऑप्शन कौन सा है? ब्राउन स्विस। वो हमारे डबल पर्पज वाली नहीं है। ब्राउन स्विस और क्रंच फ्रीज जो 2 वैरायटी है एनडीआरआई कर्नाल हरियाणा द्वारा निकाली गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन भेड़ की वह प्रजाति जिसको दुग्ध के लिए भी पालते हैं। भेड़ की ऐसी कौन सी ब्रीड्स हैं जिसको अपन दुग्ध उत्पादन के लिए पालते हैं? दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाने वाली कौन सी ब्रीड्स हैं? तो वो है हमारी सोनाडी। वो भेड़ की कौन सी नस्ल उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये कौन सी है? सोनाडी। सोनाडी नस्ल का दूध के लिए भी इसका पाला जाता है इसको, और उदयपुर संभाग में भी सोनाडी नस्ल सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम 2013 में। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है?
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, जरूरी नहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ही दे, वो NDDB दे सकता है, NDDB भी। तो NDDB का पूरा नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। यह है हमारा आनंद गुजरात में। कहाँ स्थित है? आनंद गुजरात में। इसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो ये हुआ था 1965 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। ये कब इसको स्थापित किया गया? तो 1955 में इसको स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन देखिएगा, जेट 2019 में भी आया हुआ है और जेट 2017 में आया हुआ है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2011 में आया हुआ है। 3 बार रिपीट हो गया ना, इस बार भी रिपीट हो सकता है। पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक साल आ गए तो अगले साल नहीं आएंगे, यानी कि बार बार 1-2 वर्ष में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो हमें उन क्वेश्चनों का ध्यान रखना होता है। उन क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का मतलब क्या होता है? उन क्वेश्चनों को हमें नॉलेज आ जाती है और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं, तो वो क्वेश्चन हमको पेपर सोल्व करने से ये बेनिफिट मिलता है। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पशु के आयु निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त मेथड कौन सा होता है? उपयुक्त मेथड की बात करें तो सबसे उपयुक्त मेथड होता है हमारा दांत द्वारा। हम पशु के दांतों की गिनती करके पशु की अपन आयु का क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। अब ये क्वेश्चन की बात करें तो ये जेट 2012 में भी आ रखा है और ये दोबारा जेट 2018 में क्या हो गया, रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, पशुओं में अरंडी के तेल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? पशुओं में अरंडी के तेल का यूज किस रूप में किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है दस्तावर के रूप में। दस्तावर के रूप में अरंडी का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? जेट 2013 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मुर्गियों में चेचक क्या बोलते हैं, पाउल पॉक्स किस वायरस से होता है? तो ये रोग किसके द्वारा होता है? बोरेलियोटा एवियम। मुर्गियों में चेचक किसके द्वारा होगा? बोरेलियोटा एवियम। अब बात करते हैं नॉर्मल चेचक। नॉर्मल चेचक की बात करते हैं, उसकी खोज किसने की? तो उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसके द्वारा होता है ये? बोरेलियोटा एवियम। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई? 1970 में। और श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब शुरू हुआ? वो भी 1970 में। यानी कि 1970 से दुग्ध उत्पादन पर जोर दिया गया। सीधी सी बात अपन यही बोल सकते हैं भाई, श्वेत रिवॉल्यूशन चला रहे हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन चला रहे हैं, श्वेत क्रांति किसके द्वारा चला रहे हैं? मिल्क उत्पादन से संबंधित है, तो उसमें दुग्ध उत्पादन पर क्या दिया गया है? जोर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की फुल फॉर्म होती है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र की बात की जाए, राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वो भी कहाँ है? जयपुर में है। राजस्थान के मौसम विभाग की बात की जाए तो वो भी कहाँ है? हमारा जयपुर में। और राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की बात की जाए तो
राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1977 में। स्थापना कब हुई? 1977 में। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। कौन से पशु में गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है? कौन से पशु में गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है? तो इसमें हमारा आंसर है भैंस। भैंस में गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। और बात करें रेगिस्तान का जहाज किसको जाना जाता है? तो रेगिस्तान के जहाज के नाम से ऊंट को जाना जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज जाना जाता है। बात करें अपन बकरी की, तो बकरी को डबल एटीएम चल रनिंग डेयरी के नाम से जाना जाता है। डबल एटीएम या रनिंग डेयरी के नाम से क्यों जाना जाता है? तो बकरी में डबल एटीएम का मतलब होता है उसमें 2 थन पाए जाते हैं, और रनिंग डेयरी का मतलब होता है बकरी का दिन में कितनी भी बार या कभी भी अपन उससे मिल्क प्राप्त कर सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं। और दूध निकालने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है? तो पूर्ण हस्त दोहन जो मेथड होता है ना, मिल्क निकालने या दूध निकालने की सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? विधि होती है, क्योंकि इसमें पशु को कष्ट नहीं होता है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। गोवंश में असामान्य भूख, लकड़ी चबाना किसकी न्यूनता के संकेत है? यदि अपना पशु उसको भूख नहीं लग रही है या फिर वो लकड़ी चबा रहा है, तो किसकी कमी के ये लक्षण है? किसकी डेफिशिएंसी के ये सिम्टम्स हैं? तो इसकी बात करते हैं, तो इसके हैं ये फास्फोरस के। किसके हैं? फास्फोरस के। ये क्वेश्चन अपना जेट 2013 में आया हुआ है, और जरूरी नहीं इस बार भी रिपीट हो सकता है। कृत्रिम गर्भधान में वीर्य के संरक्षण हेतु कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? कृत्रिम गर्भधान के लिए जो वीर्य रखा जाता है उसके संरक्षण हेतु कौन सा अम्ल यूज लेते हैं? तो वो उसके संरक्षण हेतु यूज लिया जाने वाला कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। और अपने कल बात की थी, बैल का जो वीर्य होता है उसको कितने समय तक अपन संरक्षित रख सकते हैं? तो उसमें आंसर था हमारा 1 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। टीबी या क्षय रोगियों के लिए दूध उपयुक्त रहता है। कोई भी टीबी का मरीज है या टीबी का पेशेंट है या फिर उसके क्षय रोग है, तो उनके लिए सबसे उत्तम दूध किस पशु का माना जाता है? तो उसके लिए सबसे उत्तम दूध माना जाता है बकरी का। जब भी तो अभी 1-2 वर्ष की बात है, पहले जो एक बीमारी चली थी उसमें सबसे ज़्यादा बकरी का दूध 200-300 रुपये लीटर हो गया था। तो उसमें किसका दूध सबसे उपयुक्त होता है? टीबी और क्षय रोगियों के लिए बकरी का, गोट का मिल्क। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटायरोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटायरोमीटर का यूज होता है। ये क्वेश्चन जेट 2012 में आया हुआ है, और ये उपकरण से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जो जेट का हो या फिर ICR हो या फिर BHU, कोई सा भी एग्जाम हो, जेट जो उपकरण है इनसे 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स होता है। मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन फिक्स है। अपन को टॉपिक में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये अपने पास बुक होती है, पूरी बुक तो अपन को याद हो नहीं पाती, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए सेलेक्टेड पढ़ा जाता है, ना कि पूरा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पशुओं में डेगा नाला रोग किसकी कमी से होता है? डेगा नाला रोग, एनिमल में डेगा नाला रोग किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो सेलेनियम जो न्यूट्रिएंट है ना, उसकी कमी से क्या होता है? डेगा नाला रोग होता है एनिमल्स में। अब बात करते हैं दूसरा, खीस का प्रमुख कार्य क्या होता है? अपन जो कोई भी एनिमल है वो क्या करेगा, उसमें जनन होगा, तो उसमें जो बच्चा या जो छोटा बछड़ा होता है उसको अपन सबसे पहले उसका पशु का खीस पिलाना
क्या करते हैं, लाभदायक समझते हैं। तो बात आती है खीस क्यों जरूरी है। अपन दूसरे पशुओं का दूध भी तो उसको पिला सकते हैं, तो खीस में ऐसी क्या गुणवत्ता होती है। तो खीस में गुणवत्ता होती है वो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पशुओं की गणना कितने वर्ष के अंतराल से होती है। पशु जनगणना जो होती है, पशुओं की जो गणना होती है वो कितने समय के अंतराल से अपन करते हैं, तो वो करते हैं अपन 5 वर्ष के अंतराल से। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छिपी हुई गर्मी या ऋतु काल किस में पाई जाती है। छिपी हुई गर्मी या फिर जो ऋतु काल होता है वो किस में पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है, बफेलो के अंतर ये पाया जाता है। अब बफेलो की बात आती है ना, तो बफेलो भी, भैंस भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जलीय भैंस और एक होती है हमारी कौन सी, एक तो होगी जलीय भैंस और दूसरी हमारी कौन सी भैंस, दूसरी हो गई हमारी दलदली भैंस। इनमें गुणसूत्र होते हैं, एक में होते हैं कितने 48 गुणसूत्र और दूसरे में होते हैं कितने 50 गुणसूत्र। ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, पशुशाला के फर्श, नालियों, दीवारों आदि को साफ करने के लिए कौन सा घोल या किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो उसमें अपन पशुशाला को साफ करने के लिए फिनाइल का 1% का जो घोल होता है ना उसका यूज करते हैं। उससे क्या हुआ, जो पशुशाला में जो नालियां हैं उनमें गंदगी नहीं रहती और जो ये इंसेक्ट हैं या फिर मक्खियाँ मच्छर ये वहाँ नहीं पनप पाते, तो पशु हमारा क्या होता है, स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्रोनॉमी की। अब किसकी बात करते हैं, एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी के पहले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो एग्रोनॉमी में जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, एग्रोनॉमी में हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक वांछित तत्व है। जो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके लिए किस तत्व का होना जरूरी होता है, तो वो तत्व है हमारा मोलिब्डेनम। ये क्वेश्चन जेट 2016 में बायो सब्जेक्ट के थ्रू आया था और ये क्वेश्चन BHU में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा तत्व जरूरी है, मोलिब्डेनम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि उपयोगी है। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि किसके लिए उपयोगी है, उद्यानिकी के लिए। उद्यानिकी का मतलब गार्डन के लिए। उनमें क्या होता है, बड़े प्लांट होते हैं उनको एक डिस्टेंस के अंतर्गत या एक निश्चित दूरी से लगाया जाता है, तो उनमें अपन क्या कर सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि का यूज कर सकते हैं। वो क्या स्थायी पौधे होते हैं, तो और न कि उनको उखाड़ा जाता है, स्थायी पौधे होते हैं इसलिए उनके लिए ड्रिप सिस्टम का यूज अपन कर सकते हैं और यह जल पानी बचाने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में वर्षा किस मानसून से होती है। राजस्थान में वर्षा किस मानसून से होती है, तो राजस्थान में वर्षा होती है हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किस मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ये क्वेश्चन हमारा जेट 2012 और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 के पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वायु की गति मापने के लिए अपन कौन सा उपकरण यूज करते हैं। वायु की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज करेंगे, वायु वेग मापी, विंड वैन मीटर या वायु वेग मापी। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कब, जेट 2016 के अंदर आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
की स्थापना कब हुई? यानी कि आईसीएआर की बात करते हैं। आईसीएआर की फुल फॉर्म क्या है? पहले तो अपन को आईसीएआर की एग्रीकल्चर का मेन हेड है आईसीएआर, और उसी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं उसको आईसीएआर की फुल फॉर्म कन्फ्यूजन हो जाते हैं। क्यों? तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और आईसीएआर के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इसके स्थापित होने की बात करें तो ये हुई थी 16 जुलाई 1929 को। आईसीएआर की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1929 को। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मोहम्मद हबीबुल्ला। कौन था? मोहम्मद हबीबुल्ला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिर्देशक को अपन बोल सकते हैं डीजी। तो वो कौन थे? डॉक्टर बीपी पॉल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएआरआई की स्थापना कब और कहाँ हुई? आईएआरआई की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो आईएआरआई की स्थापना शुरुआत में हुई थी वो सन 1905 में। कहाँ हुई? बिहार जिले के दरभंगा, बिहार के दरभंगा जो जिला है, बिहार में दरभंगा जिला है, उसमें गंडक नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई थी। या फिर इसको अपन डायरेक्ट बोलते हैं पूसा बिहार। इसको डायरेक्ट क्या बोला जाता है? पूसा बिहार। यानी कि आईआरआई की स्थापना कहाँ हुई? 1905 में हुई। और कहाँ हुई? पूसा बिहार में हुई। और कब हुई? 1905 में हुई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को पूसा बिहार से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में स्थापित था, उसको दिल्ली में कब स्थानांतरित किया और क्यों किया? कोई तो रीजन होगा, तो उसको वहाँ स्थानांतरित कर दिया। तो यहाँ 7 नवंबर 1934 को बिहार में बाढ़ आई, और उस बाढ़ आने के कारण उसे सन 1936 में कहाँ स्थानांतरित किया गया? दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का, इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी पंतनगर में है। सन 1960 में कहाँ स्थापित हुई? पंतनगर में हुई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो यह है हमारी इम्फाल, मणिपुर में। कहाँ है? इम्फाल तो जगह का नाम है, और यह मणिपुर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एग्रोनॉमी जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है? एग्रोनॉमी जो शब्द है वो हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है। और बात करते हैं एग्रीकल्चर वर्ड की, तो एग्रीकल्चर वो शब्द है वो लिया गया है हमारा लैटिन भाषा से। यदि इंग्लिश में एग्रीकल्चर शब्द आता है ना, तो वो किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और यदि हिंदी में कृषि शब्द आ जाए, तो कृषि शब्द आते ही अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? ये शब्द संस्कृत भाषा, कृषि शब्द संस्कृत भाषा की कृष धातु से लिया गया है। हिंदी में कृषि आ रहा है तो कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। और इंग्लिश में एग्रीकल्चर आ रहा है तो कहाँ से लिया गया है? लैटिन से। ऐसा भी हो सकता है हिंदी में कृषि आएगा
और इंग्लिश में KARSHI कृषि मीनिंग लिखी हुई आए तो कहाँ से आएगा? संस्कृत भाषा से। और यदि एग्रीकल्चर आए तो ये कहाँ से आएगा? ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। ये क्वेश्चन ऐसा है जो अपन को डायरेक्ट पहले लैटिन शब्द दिया होता है और वहाँ कृषि होती है। अपन हिंदी इंग्लिश दोनों को नहीं देख पाते, लेकिन अपन को पेपर का रूल कहता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों को देखो। हिंदी में गलत होगा लेकिन मान्य क्या होगी? इंग्लिश ही होगी। तो अपन को क्या देखनी है? इंग्लिश देखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु क्लाइमेट है और उसका अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत? क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत, यानी जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो वो हुई थी हमारी ग्रीक भाषा से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी स्थान की अकाल्पनिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहते हैं? कोई भी स्थान है उसकी अकाल्पनिक यानी जो थोड़े थोड़े समय में परिवर्तित होती रहती है, उस दशा को क्या बोलेंगे? मौसम। क्या बोलेंगे? मौसम। मौसम को इंग्लिश में बोलते हैं क्या अपन? वेदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मौसम की दीर्घकालीन अवस्था का संक्षिप्त रूप। मौसम की दीर्घकालीन अवस्था का संक्षिप्त रूप क्या है? जलवायु, क्लाइमेट। या फिर बोल सकते हैं 31 वर्षों के मौसम का जो आंकड़ा होता है उसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं अपन? क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की कुल वर्षा में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कितना योगदान होता है? कुल जो वर्षा होती है उसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कितना योगदान होता है? तो उसमें योगदान होता है कितना? 80 to 90%, 80 से 90%। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? भारत की औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो है हमारी 1190 मिमी। और यदि इसको सेंटीमीटर में बात करें तो 119 सेमी। और राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है 575 मिमी या मिलीमीटर। और ये यदि इसकी सेमी में अपन यदि बात करें तो वो है हमारी 57.5 सेंटीमीटर। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत व राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्र का कितना भाग बारानी क्षेत्र है? तो 60% क्षेत्र भारत व राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्र का, एग्रीकल्चर एरिया का कितना परसेंट बारानी क्षेत्र है? 60%। राजस्थान में कुल कितने जलवायु खंड है? तो राजस्थान में जलवायु खंडों की संख्या है 10। और यदि बात आ जाए भारत के इंडिया की तो इंडिया में जलवायु खंड कितने हैं? तो वो है 15। कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? खंड फर्स्ट सी। कौन सा खंड है? फर्स्ट सी, जिसमें बीकानेर है, जैसलमेर है, ये दोनों जिले आते हैं। अगला है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो 4th बी, जिसमें आता है हमारा डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है। तो सबसे बड़े की बात की जाए तो फर्स्ट सी है और सबसे छोटे की बात की जाए तो हमारा 4th बी है। और वर्तमान में देश में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन है? तो वर्तमान में वन की बात की जाए तो 21% क्षेत्र पर क्या है? वन। और अगले क्वेश्चन की बात करें। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? राजस्थान की बात की जाए तो 9.43%, यानी 9.43% क्षेत्र पर क्या है? वन है। कहाँ है? राजस्थान में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन रंगों के विकिरणों के प्रभाव में सर्वाधिक होती है? तो लाल रंग के किरणों के प्रभाव में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन और हमारा आज का है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। पौधों में पुष्पन हेतु किस
पौधों में पुष्पन हेतु दिन के प्रकाश की एक निश्चित अवधि आवश्यक होती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? जो पौधे में पुष्पन हेतु, फ्लावरिंग हेतु जो प्रकाश की एक निश्चित अवधि होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रदीप्त कालिता। अब आशा है कि आप सभी दोस्तों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और ये वीडियो जिस भी दोस्त को पसंद आए इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।